वेलकम टू डे 4 ऑफ CCNA 200301 हिंदी कोर्स। गाइज लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर दो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, TCP एंड UDP। TCP एंड UDP के बीच में हम लोग डिफरेंसेस देखे थे कि TCP एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, एंड UDP कनेक्शन लेस अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। एंड TCP स्लो है एज कम्पेयर टू UDP, एंड UDP फास्ट प्रोटोकॉल है। डेफिनेटली अगर कोई वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं बनेगा डेटा ट्रांसमिट होने से पहले, तो थोड़ा सा स्पीड तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो हेडर ऐड होते हैं ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्चुअल डेटा के साथ, वो समझने वाले हैं, ताकि आपको पैकेट फ्लो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। राइट, तो अगर आपको सारे लेयर्स की हेडर अच्छे से समझ में आ जाएगी, राइट, आपको अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी हेडर्स की, तो आप कोई भी प्रोटोकॉल की पैकेट फ्लो बहुत आसानी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कहीं भी। चाहे डजेंट मैटर कि आप अपने टीम मेंबर के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो या आप इंटरव्यूअर के सामने एक्सप्लेन कर रहे हो, तो कोई भी प्रोटोकॉल की पैकेट फ्लो आप बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि सारे हेडर्स को हम बहुत अच्छे तरीके से समझें। और आज के वीडियो में हम लोग TCP एंड UDP हेडर के अंदर जितने भी फील्ड है, उन सारे फील्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। ओके, तो बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। OSI मॉडल, हम OSI मॉडल लेकर क्यों आए? वी कम अप विथ OSI मॉडल टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस। अलग अलग वेंडर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही थी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रोटोकॉल, प्रोसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर थी। OSI मॉडल ने एक कॉमन प्रोसेस प्रोटोकॉल बनाया और सारे वेंडर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई तुम अपना डिवाइस इसके अकॉर्डिंग बनाओ। और आज के टाइम में सारी वेंडर उसी के अकॉर्डिंग डिवाइसेस बनाती है, अपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसीलिए अलग अलग वेंडर डिवाइसेस भी आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था OSI मॉडल होता क्या है। तो OSI मॉडल इज अ प्रोसेस which tells how data will out from a computer and how data will enter in a computer। एक कंप्यूटर से डेटा बाहर कैसे जाएगा, मतलब आउट करने से पहले, ट्रांसमिट करने से पहले हमारी मशीन, सेंडर मशीन क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगी, और जब रिसीवर मशीन उसको रिसीव करेगा तब क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगी। ये क्या होता है? OSI मॉडल। और ये सारे टास्क को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। डिवाइड किस लिए किए थे? कोई भी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं उसको आसान बनाने के लिए। और जो हमारा 7th लेयर था वो एप्लीकेशन लेयर था। एप्लीकेशन लेयर, देन हमारा प्रेजेंटेशन लेयर था, देन हमारा सेशन लेयर था, एंड देन ट्रांसपोर्ट लेयर था। ट्रांसपोर्ट लेयर, करेक्ट। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो अपर 3 लेयर है इसको अपर लेयर बोलते हैं, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, वो लोग का काम होता है जो एप्लीकेशन बनाते हैं। इन सारे एप्लीकेशन जो लेयर्स हैं, इन सारे लेयर्स की मैंने आपको वर्किंग भी बताई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स। एप्लीकेशन लेयर का काम होता है यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाना बिटवीन यूजर एंड एक्चुअल एप्लीकेशन। प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन, डीकॉम्प्रेशन। सेशन लेयर एक सेशन क्रिएट करके रखता है, उसको मेंटेन करता है, जब कम्युनिकेशन हो जाती है तो उसको टर्मिनेट करती है। राइट, तो ये तीनों का काम होता है अपर 3 लेयर का। एंड नेटवर्क इंजीनियर का काम स्टार्ट होता है यहाँ से, ट्रांसपोर्ट लेयर से। अब देखिए, कोई भी मशीन, राइट, अगर मैं बात करूं तो मशीन की, एक मशीन है सेंडर, PCA सेंडर, एंड एक दूसरा मशीन है रिसीवर, PCB रिसीवर। तो ये जो OSI मॉडल है ये आपको पता है थ्योरेटिकल मॉडल है, राइट, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल कौन सा है? TCP/IP मॉडल, जिसके अंदर में मेरे पास 4 लेयर है। ये जो जो 3 लेयर है ना, इसको कंबाइन करके सिर्फ एक लेयर बना दिया, एप्लीकेशन लेयर। बाकी सब कुछ सेम है, हम बाद में एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे TCP/IP भी। तो सेंडर मशीन के ऊपर में कैसे एप्लीकेशन, ये OSI मॉडल का फ्लो रहेगा। एप्लीकेशन टू फिजिकल, एप्लीकेशन लेयर पे डेटा जनरेट होगा, फिर वो फिजिकल लेयर पे जाएगा, फिर वो सेशन लेयर पे जाएगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, फिर वो नेटवर्क लेयर पे आएगा, फिर डेटा लिंक लेयर पे आएगा, और फिर फिजिकल लेयर पे लिंक से बाहर हो जाएगा, इस लिंक से आउट होगा, करेक्ट।
एंड जब रिसीवर मशीन इसको रिसीव करेगा तो फिजिकल लेयर पे रिसीव करेगा, फिर वो डेटा लिंक लेयर को देगा, डेटा लिंक लेयर उसको ट्रांसपोर्ट लेयर को, सॉरी नेटवर्क लेयर को देगा, और नेटवर्क लेयर फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को देगा, एंड देन ट्रांसपोर्ट लेयर अपर लेयर को दे देगा। सेशन, प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन। एंड टीसीपी आईपी में तो सिर्फ एक ही है एप्लीकेशन, तो ट्रांसपोर्ट लेयर डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर को डेटा हैंड ओवर कर देगा। तो ये हमारा ओएसआई का फ्लो है। आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर एंड क्रिस्टल है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब डेटा आता है ना, तो एप्लीकेशन लेयर के पास कोई बाउंडेशन नहीं है, कितनी साइज की भी डेटा एप्लीकेशन लेयर जनरेट कर सकती है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इशू। एक ये फॉर एन एग्जांपल पीसी है, करेक्ट, पीसी, एंड द पीसी एक राउटर से कनेक्ट है, राउटर, ये दूसरा राउटर से कनेक्ट है, और ये यहाँ पे एक सर्वर है, फॉर एन एग्जांपल सर्वर। देखिए between PC and server PC is a sender device who is going to send the data, and server is a receiver machine जो डेटा को रिसीव करने जा रहा है, करेक्ट। पीसी सेंड कर रहा है कोई डेटा सर्वर को, सपोज वो HTTP का डेटा हो सकता है, कोई भी डेटा रहे, फाइल हो सकती है, कोई मैटर नहीं करता है। अब ये डिवाइसेस, जो जितने भी डिवाइसेस है ना बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, इन डिवाइसेस की एक MTU होती है। MTU स्टैंड फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। अब मैक्सिमम ट्रांसफर, देखो कोई पाइप है, राइट, तो पाइप की तो एक कैपेसिटी होगी ना कि उस पाइप से भाई इतना पानी हम एक साथ में निकाल सकते हैं, राइट, फ्लो कर सकती है वहां से, उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। उसको हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ, मैक्सिमम बैंड ऑफ विड्थ। और जो भी पानी फ्लो हो रही है पाइप से उसको हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड एंड बैंडविड्थ के बीच में कुछ डिफरेंस है, राइट, दोनों सेम नहीं है। स्पीड आपका एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो है, जो एक्चुअली में फ्लो हो रही है, और बैंडविड्थ मैक्सिमम रेट जितना वो कर सकता है, राइट। फॉर एन एग्जांपल ये बोतल है, अगर इस बोतल की, ये देखो ये क्या है हुई, पूरी की पूरी बैंडविड्थ हुई कि ये मैक्सिमम बैंडविड्थ है जहां से पानी मैक्सिमम फ्लो हो सकती है। और अगर मैं पानी ड्रिंक करता हूं तो जो पानी फ्लो हुआ है वो क्या है, वो है स्पीड आपकी, ओके। तो एक्चुअल ट्रांसफर रेट इज कॉल्ड स्पीड एंड द मैक्सिमम ट्रांसफर रेट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। उसी तरीके से एक टर्म होती है एमटीयू। एमटीयू स्टैंड फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, कि एक डिवाइस की कैपेसिटी कितनी डेटा को भेजने की है एक साथ में। मान लीजिए कि ये राउटर है, अगर इस इंटरफेस की एमटीयू है 100 बाइट्स, 100 बाइट्स मीन्स 100 बाइट से ज़्यादा भरा डेटा ये राउटर इस इंटरफेस से नहीं भेज सकता है, राइट। इसकी एमटीयू कितनी है? 100 बाइट्स मीन्स 100 बाइट मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, राइट। इससे बड़ा डेटा तो राउटर से निकल ही नहीं सकता है, राउटर के इंटरफेस से। अब अगेन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये रिसीव नहीं कर सकता है, मे बी कि ये रिसीव कर सकता है 2 बाइट ऑफ डेटा, बट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ट्रांसफर की कैपेसिटी 100 है, राइट। तो अगर ये सेंडर मशीन पे एप्लीकेशन लेयर कोई डेटा जनरेट कर दिया, मान लीजिए डेटा, और इस डेटा की साइज है मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 500 बाइट्स, 500 बाइट्स। तो पीसी क्या करेगा? इसको भेज देगा, ये क्या कर देगा? इसको भेज देगा। यहाँ पे MTU 100 है, ये राउटर ड्रॉप कर देगा उसको, क्योंकि राउटर तो 500 बाइट की डेटा को भेज ही नहीं सकता है, करेक्ट। तो सेंडर एंड रिसीवर मशीन डेटा भेजने से पहले 3-वे हैंडशेक के टाइम में MTU भी नेगोशिएट कर लेगा कि भाई मिनिमम MTU कौन सा है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर डिवाइस। क्यों जरूरी है? ताकि ड्रॉप ना हो मेरा डेटा कहीं पे, नेटवर्क के ऊपर में डेटा कहीं पे ड्रॉप ना हो, इसीलिए ये पीसी क्या करेगा? MTU फाइंड कर लेगा, मिनिमम MTU को अभी समझा रहा हूँ। बट इस किस केस में होगा? ये होगा TCP के केस में, क्योंकि UDP में तो कोई 3-वे हैंडशेक है ही नहीं। अब वहाँ पे कोई 3-वे हैंडशेक नहीं है तो पीसी को पता ही नहीं कि भाई कहाँ पे क्या MTU है, वो तो डायरेक्ट भेजेगा, राइट। उस टाइम में राउटर को डिवाइड करना पड़ेगा डेटा, फिर ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि राउटर पे सेगमेंटेशन इनेबल है और राउटर आपका कैपेबल है डेटा को डिवाइड करने के लिए, अदरवाइज डेटा ड्रॉप होगी, करेक्ट, अगर MTU साइज से बड़ी डेटा की साइज है तो। अब इस सिनारियो में यहाँ पे MTU फॉर एन एग्जांपल 200 है और यहाँ पे MTU 100 है, मीन्स ये राउटर
100 बाइट्स का डेटा भेज सकता है, ये राउटर 200 साइज का डेटा भेज सकता है, 200 बाइट्स का डेटा भेज सकता है। अब अगेन अगर ये पीसी 200 साइज का डेटा भेजा तो राउटर, ये वाला राउटर तो उसको आगे भेज देगा, लेकिन ये राउटर क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो इसीलिए 3-वे हैंडशेक के टाइम में मिनिमम एमटीयू नेगोशिएट होगा किसके बीच में, सेंडर मशीन एंड रिसीवर मशीन के बीच में। मिनिमम एमटीयू क्या है, 100। मतलब ये पीसी मेक श्योर करेगा कि भाई जब भी हम इस सर्वर को डेटा भेजेंगे तो डेटा की साइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 100 बाइट्स, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर इससे बड़ा होगा तो बीच में ड्रॉप हो जाएगा नेटवर्क के ऊपर में, राइट। अब इसकी नॉलेज एप्लीकेशन लेयर की नहीं है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपका टीसीपी प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। यूडीपी में ऐसा होगा ही नहीं, राइट, क्योंकि वहां पे 3-वे हैंडशेक है नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट इन केस ऑफ टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होगा, डेटा को डिवाइड किया जाएगा, बड़े साइज को डेटा को छोटे साइज में डिवाइड किया जाएगा। दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन segmentation means dividing large size of data into a smaller part of data, right। एक बड़े साइज के डेटा को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे इस सिनेरियो में मैंने आपको क्या बताया कि एप्लीकेशन लेयर कोई 500 बाइट का डेटा भेजा, राइट, सर्वर के लिए जनरेट किया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर को इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितने हैं साइज डेटा की, 500, और मिनिमम एमटीयू कितनी है, 100, राइट। तो 5 पैकेट बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे, 4 एंड 1 5। अब इस पर्टिकुलर थिंग को, ये जो छोटे स्मॉल साइज ऑफ डेटा है, इसके साथ हेडर भी तो ऐड होगा, टीसीपी हेडर, राइट। तो क्या इसकी साइज 100 रख सकते हैं हम? अगर इसकी साइज हम 100 रखें तो प्लस टीसीपी हेडर जो ऐड करेंगे उसकी भी कुछ साइज होगी। टीसीपी हेडर, मान लीजिए टीसीपी हेडर की साइज है 20 बाइट्स, तो टोटल साइज कितना हो गया, अगेन 120। अगेन ये राउटर क्या कर देगा, इसको ड्रॉप कर देगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को ये जो इसकी हेडर की लेंथ है वो भी इसमें से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये नेटवर्क लेयर को डेटा भेजेगा तो नेटवर्क लेयर भी एक हेडर ऐड करेगा। अब उस हेडर की भी जो भी साइज होगी वो इसमें से क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर, मान लीजिए टीसीपी हेडर की लेंथ हुई 20 बाइट्स एंड टीसीपी सॉरी नेटवर्क लेयर हेडर की भी साइज होगी 20 बाइट्स, तो टोटल बाइट्स कितने हो गए, 40, राइट। तो अब टोटल मिनिमम एमटीयू क्या है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में 100, राइट। एंड ये जो मशीन है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कितना ऐड करने वाला है एक्चुअल डेटा के साथ में, 40 बाइट। दैट मीन्स हमारी जो स्मॉल पार्ट ऑफ डेटा है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, उसकी साइज होनी चाहिए 100 माइनस 40, दैट इज कॉल्ड 60, राइट। तो जो एक्चुअल डेटा का साइज रहेगा वो कितना रहेगा, 60 बाइट। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं MSS, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। तो दो टर्म मैंने डिस्कस किया, एक MTU और दूसरा MSS। MSS स्टैंड फॉर मैक्सिमम सेगमेंट साइज। अब आप बोलोगे प्रफुल्ल भैया ये सेगमेंट क्या है, तो सेगमेंट कुछ नहीं है, फॉर्म ऑफ डेटा एट ट्रांसपोर्ट लेयर। अब देखिए हम डेटा को अलग अलग लेयर पे अलग अलग फॉर्म में कॉल करते हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन लेयर अगर कोई डेटा जनरेट किया तो हम उसको डेटा ही बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। हम प्रेजेंटेशन लेयर पे भी डेटा को डेटा ही बोलते हैं, हम सेशन लेयर पे भी डेटा को डेटा ही बोलते हैं। बट ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम डेटा को सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट का मतलब क्या हुआ कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ डेटा प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर, मीन्स एक्चुअल डेटा प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर कुछ भी हो सकती है, ये टीसीपी हो सकती है या फिर यूडीपी हो सकती है, बट फॉर्म ऑफ डेटा एट ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड सेगमेंट। हम क्या बोलते हैं, डेटा को सेगमेंट। कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे हम डेटा को पैकेट बोलते हैं, और डेटा लिंक लेयर पे हम डेटा को फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम। ओके, तो अगर मैं पीडीयू की बात करूं, इसको बोलते हैं पीडीयू, प्रोटोकॉल
data unit, right? Protocol data unit, it is form of data at particular layer, राइट? तो एप्लीकेशन लेयर पे हम क्या बोलेंगे? डेटा, राइट? देन ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम बोलेंगे सेगमेंट, देन नेटवर्क लेयर पे हम क्या बोलेंगे? डेटा को नेटवर्क लेयर पे हम बोलेंगे पैकेट, देन डेटा लिंक लेयर पे हम क्या बोलते हैं? डेटा को फ्रेम, एंड फिजिकल लेयर पे हम डेटा को क्या बोलते हैं? फिजिकल लेयर पे हम डेटा को बोलते हैं बिट्स, मीन्स बाइनरी, और आप सिग्नल भी कह सकते हो, सिग्नल। तो ये क्या है? आपके पीडीयू, फॉर्म ऑफ डेटा एट पर्टिकुलर लेयर। ओके, अब सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? सेगमेंट का मतलब हुआ एक्चुअल डेटा जो एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया था, डेटा प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर, राइट? पैकेट का मतलब क्या हुआ? देखिए, इस पर्टिकुलर थिंग को, दोनों को क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अब ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट किसको हैंड ओवर करेगा? लोअर लेयर को, मीन्स नेटवर्क लेयर को। तो नेटवर्क लेयर क्या रिसीव करेगा? सेगमेंट, और सेगमेंट के साथ में वो क्या ऐड कर देगा? नेटवर्क लेयर हेडर, NH। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैकेट। पैकेट का मतलब सेगमेंट प्लस हेडर। अगर नेटवर्क लेयर ही कोई डेटा जनरेट कर रहा है, मान लीजिए EAGRP प्रोटोकॉल, कोई मैसेज EAGRP का या OSPF का, तो वहां पे एक्चुअल डेटा EAGRP का डेटा एंड प्लस नेटवर्क लेयर हेडर, दोनों चीज को मिलाने के बाद हम उसको क्या बोलेंगे? पैकेट, राइट? अब ये पैकेट नेटवर्क लेयर किसको दे देगा? नीचे लेयर को, डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर पे क्या बोलते हैं? फ्रेम। तो फ्रेम का मतलब क्या हो गया? पैकेट एंड प्लस डेटा लिंक लेयर हेडर, राइट? एंड देन फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर किसको दे देगा? फिजिकल लेयर को। और फिजिकल लेयर क्या करेगा? उस सारे इंफॉर्मेशन को बिट्स में कन्वर्ट कर देगा, ओके? तो आपको क्या सीखना है यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर। ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन कौन से हेडर हो सकते हैं भैया? या तो ये TCP हेडर हो सकता है, या फिर ये UDP हेडर हो सकता है। नेटवर्क लेयर में कौन कौन से हेडर हो सकते हैं भैया? ये या तो ये जो है सो IPv4 हेडर हो सकते हैं, एंड या तो फिर IPv6 हेडर हो सकते हैं। ये रूटेड प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर के ऊपर में, या तो IPv4 प्रोटोकॉल का हेडर लग सकता है, या IPv6 प्रोटोकॉल का हेडर लग सकता है। डेटा लिंक लेयर के ऊपर में जो है सो कौन सा हेडर लगेगा? यहाँ पे लगेगा आपका इथरनेट हेडर। लैन में आजकल हम इथरनेट टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहे हैं, इथरनेट केबल ही यूज कर रहे हैं टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, तो यहाँ पे लग जाएगा इथरनेट हेडर। तो ये सारे हेडर आपको सीखना है, समझना है। TCP हेडर, UDP हेडर, IPv4 हेडर, IPv6 हेडर एंड इथरनेट हेडर, ये इतने हेडर आपको समझना है। तो सारे हेडर को हम एक एक करके समझेंगे। अभी के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आपको PDU समझ में आ गया होगा। अगर कोई डॉट है, राइट, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, डेफिनेटली उसके ऊपर में हम फिर से वीडियो बनाएंगे। और क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आप PM नेटवर्किंग पे, वो भी हिंदी चैनल पे, कोई कोर्स कर रहे हैं, डेली वीडियो देख रहे हैं, तो आप कुछ याद करो। मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ सीखो, राइट? ताकि लाइफ में आप कभी इसको भूलो ना। कहीं पे भी एक्सप्लेन करना है किसी के भी सामने, राइट, या कभी भी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी सीखनी है, वहाँ पे अगर ये बेसिक चीज़ें आती है तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट? तो कोई भी अगर डाउट रह गया हो सकता है कि मेरे को पढ़ाने में कुछ छूट गया हो, राइट, अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ और मुझे लगा हो कि हाँ ठीक है, एक्सप्लेन हो गया है, लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर कभी भी ऐसा आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें बराबर समझ में नहीं आया प्रफुल्ल, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, डेफिनेटली आप कमेंट में लिखिए। उसके ऊपर में अलग अलग से वीडियो बनाएंगे और चीज़ों को जितना डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं उतना डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ओके?
तो ये जो एक्स्ट्रा हेडर ऐड करने का काम है ना, यही है ओएसआई मॉडल, राइट। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर में ये ऐड करना, राइट। तो देखो अब सेगमेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम सेगमेंट के ऊपर में। तो सेगमेंट मैंने क्या बताया आपको, डेटा प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर। अब ये जो डेटा का साइज है ये अगर बड़ा है एमटीयू से तो क्या होगा, तो सेंडर मशीन फाइंड करेगा एमएसएस, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। अब एमएसएस कैसे फाइंड करेगा भैया, एमएसएस कैसे फाइंड करेगा, देखो एमएसएस फाइंड करने की बहुत ही आसान तरीका है। उसने 3 वे हैंडशेक के टाइम में मिनिमम एमटीयू नेगोशिएट कर लिया, उसको मिला मिनिमम एमटीयू कितना, 100 बाइट्स, राइट, 100 बाइट्स। अब डिवाइस चेक करेगा कि हेडर हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कितना ऐड करने के लिए जा रहे हैं, कौन कौन से लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर। डेटा लिंक लेयर का हेडर का साइज क्यों नहीं यहाँ पे कंसीडर करेगा, क्योंकि डेटा लिंक लेयर जो हेडर, डेटा लिंक लेयर का जो हेडर है वो लिंक के ऊपर लगता है, पोर्ट के ऊपर में ऐड होती है। तो हम ये जो बात कर रहे हैं ना अभी एमटीयू की, वो लेयर 3 एमटीयू की बात कर रहे हैं, आईपी एमटीयू की बात कर रहे हैं, ओके। तो वहाँ पे डेटा लिंक लेयर कंसीडर नहीं होगा। तो सेंडर मशीन ने चेक किया, ओके भाई ट्रांसपोर्ट लेयर पे 20 बाइट का एक्स्ट्रा हेडर लगने वाला है एंड नेटवर्क लेयर के ऊपर भी 20 बाइट का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगने वाला है। तो टोटल हम लोग 40 बाइट्स की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने वाले हैं। अच्छा, मिनिमम एमटीयू था 100, मतलब जो बीच में डिवाइसेस है सेंडर और रिसीवर के, वो 100 बाइट तक के डेटा भेज सकता है, राइट। और हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने जा रहे हैं 40 बाइट्स। दैट मीन्स हमारा जो सेगमेंट का साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 60 बाइट्स, राइट। 100 माइनस 40, 60 बाइट्स। तो एमएसएस के बेसिस पे क्या होती है, डिसाइड होती है कि साइज क्या रहेगी एक सेगमेंट की, डन, सेगमेंट की साइज क्या रहेगी। और कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि एमएसएस किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो एमएसएस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एमटीयू एंड हाउ राउटर and sender device is going to negotiate the MTU with the help of 3-way handshake। एंड आप जानते हो 3-way handshake में 3 मैसेज एक्सचेंज होता है, सिन, सिन प्लस एट, एक एंड एक, ये सारे फ्लैग्स थे, राइट। आज इसको भी हम डिटेल में समझ लेंगे, ओके। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि कभी भी जब भी एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा देगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे पहले चेक करेगा कि भैया वो डेटा जो हमने रिसीव किया है एप्लीकेशन लेयर से वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, टीसीपी या यूडीपी। अगर वो यूडीपी यूज कर रहा है तब तो डायरेक्टली सेंडर मशीन उसको क्या कर देगा, भेज देगा रिसीवर मशीन को। सेंडर मशीन क्या करेगा, रिसीवर मशीन को भेज देगा। इन केस ऑफ यूडीपी डायरेक्ट डेटा भेज देगा, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, और ना ही तो सेंडर मशीन एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट करेगा। बट अगर प्रोटोकॉल क्या है, टीसीपी, दैट मीन्स ये कम्युनिकेशन कैसा है, रिलायबल। तो टीसीपी के केस में क्या होगा, जो डेटा सेंडर मशीन ने रिसीव किया एप्लीकेशन लेयर से, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर उसको होल्ड पे डालेगा और भेजेगा एक सिन मैसेज, सिन मैसेज, फिर सर्वर भेजेगा उसको सिन प्लस एक मैसेज एंड देन सेंडर मशीन भेजेगा एक मैसेज। अब ये जो 3-वे हैंडशेक हुआ है ना भाई, 3 जो मैसेज एक्सचेंज हुए ना, इसके बीच में डिवाइसेस बहुत कुछ नेगोशिएट भी कर लिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया एमटीयू, एमटीयू। और दूसरी चीज अभी हम देखने वाले हैं बहुत जल्दी कि एक चीज और नेगोशिएट कर लिया, दैट इज विंडोज साइज, विंडो साइज। तो ये दो चीज नेगोशिएट हो गई 3-वे हैंडशेक के टाइम में। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी प्रोटोकॉल को पता चल गया कि भाई हमारा एमएसएस क्या होगा। उसके अकॉर्डिंग में टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, बड़े साइज के डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा और हर छोटे पार्ट के साथ में क्या लगा देगा, टीसीपी का हेडर, टीसीपी का हेडर। और उसी टीसीपी हेडर को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, डेटा प्लस टीसीपी हेडर को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट, ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टीसीपी हेडर के अंदर में इंफॉर्मेशन जाएगी क्या, ओके, फिर देखेंगे आगे। तो देखो ये रहा आपका टीसीपी हेडर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जाएगी कहाँ पे, टीसीपी हेडर के अंदर। सबसे पहले सोर्स पोर्ट, आप जानते हो कि पोर्ट नंबर क्या होता है। एप्लीकेशन लेयर पे जितने भी प्रोटोकॉल है उन सारे प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबको एक
पोर्ट नंबर क्या कर दिए हैं, असाइन कर दिए हैं। पोर्ट नंबर की जो लेंथ होती है वो 16 बिट्स की वैल्यू होती है। कितने बिट के, 16 बिट्स। पोर्ट नंबर 16 बिट्स की वैल्यू, जिसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 2 to पावर 16, मतलब 0 से 655 और इस सारे पोर्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक वेल नॉन जो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, और दूसरा क्या था, अननोन, जो कि हमारा फ्री था, फ्री, राइट। तो ये वाले तो सारे यूज हो चुके हैं, और अननोन वाले फ्री है, जो कि हम एज अ सोर्स पोर्ट यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी प्रोटोकॉल ऐड करेगा वो सोर्स पोर्ट नंबर, राइट, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी एक्चुअल डेटा के साथ, राइट, जिसमें सोर्स पोर्ट रहेगा जो कि क्या आइडेंटिफाई करेगा, भाई सेंडर डिवाइस ने क्या पोर्ट नंबर यूज किया है, राइट। ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, पूरे होल कम्युनिकेशन के दौरान ये सेंडर मशीन कौन सा पोर्ट नंबर यूज करेगा, क्योंकि हमारे पास कनेक्शन बनेगा टीसीपी कनेक्शन। मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा, ये प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। तो पूरी कनेक्शन बनेगी, जब कनेक्शन बनेगी तो हमें सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो सोर्स पोर्ट ये रहेगा, सेंडर मशीन का पोर्ट नंबर। डेस्टिनेशन पोर्ट रिसीवर मशीन, जहां जिसको मैं डेटा भेज रहा हूं उसका पोर्ट नंबर। तो मान लीजिए कि ये रहा आपका पीसी, आप कनेक्टेड हो इंटरनेट से, और इंटरनेट पे है आपका गूगल का सर्वर, गूगल बाबा 8.8.8.8। डन। आपने ब्राउजर में लिख दिया www.google.com। आपके पीसी ने जनरेट कर दिया एप्लीकेशन लेयर पे HTTP डेटा, भेज दिया ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर ने देखा कि ओके ये तो टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, तो आपका पीसी ने भेज दिया एक सिन मैसेज। अब सिन मैसेज क्या है, सिन मैसेज कुछ नहीं है, बस टीसीपी हेडर है। तो देखिए इस टीसीपी हेडर के अंदर में क्या क्या वैल्यू होगी। सोर्स पोर्ट नंबर क्या होगा, कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर 1025। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा, वेल नॉन पोर्ट नंबर। किसके लिए ट्रैफिक है, HTTP प्रोटोकॉल के लिए। HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है, 80, तो भैया डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया 80। देन ये सारी इंफॉर्मेशन। सीक्वेंस नंबर, मान लीजिए सीक्वेंस नंबर दे दिया इसने 0। देन एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये तो पहला ही मैसेज है, एक्नॉलेजमेंट नंबर तो 0 ही 0 होगा, राइट। एंड देन ये सारी इंफॉर्मेशन लाइक हेडर लेंथ, कि पूरे हेडर की लेंथ क्या है, राइट। देन रिजर्व फील्ड, इसका यूज होता है, ये रिजर्व है, तीन बिट्स का इंफॉर्मेशन है जो रिजर्व है, हम यूज नहीं करते हैं अभी, राइट, फ्यूचर में यूज करेंगे। डन। देन फ्लैग्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। फ्लैग के अंदर ही एक फ्लैग है, ये सिन क्या है, सिन एक फ्लैग है टीसीपी हेडर के अंदर। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि सिन कोई मैसेज नहीं है, बल्कि ये एक टीसीपी हेडर है जहां पे सिन बिट ऑन है, राइट। तो हमारे पास मल्टीपल फ्लैग्स है, और सीसीएनए में आपको ये 6 फ्लैग्स पढ़ने हैं। तो इस 6 फ्लैग में देखो आप, पहला फ्लैग क्या है, सिन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन। दूसरा फ्लैग है एक्नॉलेजमेंट, तीसरा फ्लैग है पुश, चौथा फ्लैग है अर्जेंट, पांचवा फ्लैग है फिन, एंड छठा फ्लैग है रिसेट। तो ये सारे फ्लैग को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये सिन मैसेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि ये सिन बिट क्या है, ऑन। फ्लैग बिट के अंदर, फ्लैग्स में सिन बिट इक्वल्स 1। बाय डिफॉल्ट सारे बिट्स क्या होते हैं, 0, राइट। तो ये सिन बिट ऑन कर दिया, हम इसको बोल दिए सिन मैसेज, राइट। एंड बाकी के सारी इंफॉर्मेशन वैसे का वैसे ही है, और ये भेज देगा किसको, रिसीवर मशीन को। विंडो साइज भी डिसाइड हो जाएगा 3 वे हैंडशेक जब होगा, तो अभी विंडो साइज कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, ये पहला सिन मैसेज में। तो जब सर्वर रिसीव करेगा तो ये देखेगा ओके सोर्स कहाँ से आया है, भाई सोर्स पोर्ट नंबर ये, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ये, सीक्वेंस नंबर ये, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1। तो सर्वर जो है सो एक्नॉलेजमेंट देगा इसको ऑन व्हाट एक्नॉलेजमेंट नंबर, सोर्स पोर्ट क्या हो जाएगा 80, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हो जाएगा 1025, सारी इंफॉर्मेशन। सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा, ये भी अपना पहला मैसेज भेज रहा है तो सीक्वेंस नंबर 0। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा सीक्वेंस नंबर +1, राइट। तो जो एक्नॉलेजमेंट जो ये भेज रहा है रिसीवर मशीन, वो किस सीक्वेंस मैसेज
किस मैसेज के लिए भेज रहा है, ये मैसेज जो अभी इसने रिसीव किया है, उसमें सीक्वेंस नंबर क्या आया था 0, तो ये एक्नॉलेजमेंट देगा 1 पे, सीक्वेंस नंबर प्लस 1, दैट विल बी द एक्नॉलेजमेंट नंबर। और साथ ही साथ रिसीवर मशीन भी अपना क्या भेजेगा, सिन मैसेज, एंड देन सर्वर क्या देगा उसको, एक्नॉलेजमेंट। तो ये 3 वे, जब ये 3 वे हैंडशेक हो जाएगा कंप्लीट, तो दोनों के बीच में एक बन जाएगी कनेक्शन, एक दोनों के बीच में बन जाएगी कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड टीसीपी कनेक्शन। एंड अब इस कनेक्शन के हेल्प से सारी की सारी कम्युनिकेशन होगी सेंडर और रिसीवर के बीच में। अब ये एक्चुअल डेटा भेजेगा इस टीसीपी कनेक्शन के हेल्प से। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे ऐड होती है, टीसीपी हेडर में, ये सारे टीसीपी के फील्ड है। अब जब मैं बोलता हूँ ना कि सिन मैसेज, तो सिन मैसेज का मतलब मैंने आपको बताया कि सिन मैसेज का मतलब कुछ नहीं बल्कि सिंक्रोनाइजेशन बिट 1 कर देना। एक मैसेज का मतलब क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट बिट 1 कर देना। ओके, तो देखिए सारे फील्ड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सोर्स पोर्ट, पोर्ट नंबर ऑफ सेंडर मशीन, डेस्टिनेशन पोर्ट, पोर्ट नंबर ऑफ रिसीवर मशीन। अब ये रिसीवर मशीन पे मल्टीपल पोर्ट नंबर इनेबल हो सकते हैं, मे बी कि ये डीएचसीपी सर्वर भी है, डीएनएस सर्वर भी है, एचटीटीपी सर्वर भी है, राइट। तो आप जो भी सर्विस एक्सेस कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ब्राउजर में आप जब लिखोगे ना www.google.com, ऑटोमेटिकली एक प्रोटोकॉल ले लेगा एचटीटीपी या एचटीटीपीएस, उसके अकॉर्डिंग से डेस्टिनेशन पोर्ट डिसाइड होगा यहाँ पे कि डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा। एंड डेस्टिनेशन पोर्ट के हेल्प से ही तो ये भी पता चलेगा कि ये प्रोटोकॉल टीसीपी बेस्ड है या यूडीपी बेस्ड है, ठीक है। तो उसके बाद सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर क्यों जरूरी है, सीक्वेंस नंबर इसलिए जरूरी है ताकि हम डेटा को दोबारा अरेंज कर सके और एक्नॉलेजमेंट दे सके। अब देखो कोई भी कम्युनिकेशन है जो रिलायबल है, जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है, तो मान लीजिए आपको मैंने 5 पैकेट भेजा, 5 पैकेट आपको मैंने भेजा, तो अगर आप एक्नॉलेजमेंट दोगे मुझे उसकी रिसीव पैकेट की, तो डेफिनेटली पैकेट के अंदर कोई सीक्वेंस नंबर तो होनी चाहिए कि भाई इस नंबर का ट्रैफिक मैंने रिसीव कर लिया, यस होनी ही चाहिए। अदरवाइज आप एक्नॉलेजमेंट मुझे दे वो दोगे कैसे कि भैया मैंने आपका ये वाला पैकेट रिसीव कर लिया। तो जो ये वाला है वो सीक्वेंस नंबर है। सीक्वेंस नंबर हेल्प करता है ये बताने के लिए कि हमें एक्नॉलेजमेंट कौन से डेटा रिसीव कर लिए, कौन से डेटा को की एक्नॉलेजमेंट देना है। तो आप कह सकते हो फॉर द ट्रैकिंग, टू ट्रैक द डेटा। अगर मान लीजिए कि सेंडर मशीन ने 50 पैकेट भेजे, राइट, 50 सेगमेंट भेजा और एक सेगमेंट उसको रिसीव नहीं हुआ, तो वो उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा, 49 का एक्नॉलेजमेंट देगा, समझ रहे हो। या मान लीजिए कि ये सेंडर मशीन ने एक डेटा था 100 बाइट्स का और 1000 बाइट्स का, उस डेटा को इसने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में या 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फॉर एन एग्जांपल, राइट, 500 प्लस 500 बाइट्स, 500 प्लस 500, ये है पहला सेगमेंट, ये है दूसरा सेगमेंट। अब इसको अरेंज भी तो करना पड़ेगा। लेट सपोज करिए कि नेटवर्क के ऊपर में, इंटरनेट के ऊपर में कुछ ऐसा हुआ कंजेशन की वजह से कि सर्वर को पहले ये वाला रिसीव हो गया, राइट, उसके बाद ये सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला पैकेट रिसीव हुआ। तो ये अरेंज कैसे करेगा कि भाई पहला पैकेट कौन है, दूसरा पैकेट कौन है। मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन थी आई लव यू, राइट, ये 3 अलग अलग सेगमेंट था, तीनों में अलग अलग इंफॉर्मेशन थी। अब अगर रिसीवर मशीन को पहले मिल गया लव, तो वो ले लेगा भाई लव यहाँ पे, फिर मिल गया उसको मान लीजिए यू, एंड देन मिल गया आई। तो ये ऐसे तो कोई डेटा का मीनिंग ही नहीं निकला, लव यू आई। तो इसीलिए सेंडर मशीन क्या करेगा, सीक्वेंसिंग करेगा, इस पे सीक्वेंस नंबर देगा 1 2 3। तो अब रिसीवर मशीन को कोई भी पहले रिसीव हुआ, कोई भी बाद में रिसीव हुआ, मैटर नहीं करता है, उस पर सीक्वेंस नंबर है, उसके अकॉर्डिंग रिसीवर मशीन उसको रीअरेंज कर सकता है, राइट। और डेटा हमेशा का हमेशा आई लव यू ही रहेगा, डेटा हमेशा का हमेशा आई लव यू ही रहेगा। तो इसीलिए सीक्वेंस नंबर है, क्योंकि यहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल रिलायबल है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है, हम जो है सो डेटा को रीअरेंज कर सकते हैं, रीट्रांसमिट कर सकते हैं, तो ट्रैक करना पड़ेगा डेटा को, और इसीलिए हम यूज करते हैं सीक्वेंस नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर किससे यूज होता है, जैसा कि ये रिलायबल प्रोटोकॉल है, तो जब भी रिसीवर मशीन कोई भी डेटा रिसीव करेगा तो उसको एक्नॉलेजमेंट देगा विद द हेल्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट नंबर। और एक्नॉलेजमेंट देगा किस पे, सीक्वेंस नंबर +1। जो भी सीक्वेंस नंबर से डेटा इसने रिसीव किया, मान लीजिए सीक्वेंस नंबर 10 था डेटा में, तो एक्नॉलेजमेंट देगा 11 पे, सीक्वेंस नंबर +1। 11 का देखिए मीनिंग है
कि भैया 11 वाला पैकेट मुझे भेजो, मैं सीक्वेंस नंबर 10 तक सारा का सारा डेटा रिसीव कर चुका हूँ सक्सेसफुली। तो सेंडर मशीन समझ जाएगा कि ओके, मैंने जितना डेटा भेजा था वो सारा का सारा पहुँच गया है, अब मुझे आगे की डेटा भेजनी है इसे। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। अब हेडर लेंथ मैंने आपको बताया कि ये बताता है कि लेंथ कितनी है हेडर की, राइट, हेडर की लेंथ कितनी है, ताकि रिसीवर मशीन ये समझ सके कि एक्चुअल डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब टोटल डेटा की साइज है मान लीजिए 1000 बाइट्स, जिसमें से हेडर लेंथ है 20, तो समझ में आ जाएगा ना आपको कि भाई इसमें से 980 एक्चुअल डेटा है, राइट। तो हेडर लेंथ है। देन रिजर्व मैंने बताया आपको यूज ही नहीं होता है। फ्लैग्स, फ्लैग है यहाँ पे हमारे पास 6 जो हमें सीखना है। सिन मैसेज सबसे पहला फ्लैग है सिन। तो सिन फ्लैग यूज होता है किस लिए? कनेक्शन इनिशिएट करने के लिए। जब भी एक डिवाइस कनेक्शन बनाना चाहता है रिसीवर मशीन से, जैसे मैं अपने भाई के साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ और मेरा भाई बगल वाले रूम में है, कैसा कनेक्शन, मुझे पानी चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ हे ब्रदर, वो बोलेगा हाय। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना हे ब्रदर, ये क्या है, मैं कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख चेक करने के लिए कनेक्टिविटी है या नहीं, राइट। तो उसी तरीके से सेंडर मशीन कभी भी जब भी कनेक्शन बनाने का कोशिश करता है तो सिन मैसेज भेजता है। सिन, सिन मैसेज इज यूज टू इनिशिएट द कनेक्शन, इट इज यूज टू इनिशिएट द कनेक्शन। एंड देखो दोनों मशीन सिन भेज रहा है, पहले सेंडर मशीन भेजेगा फिर रिसीवर मशीन भेजेगा कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो दोनों ने सिन मैसेज भेजा, और टीसीपी सिन है तो ये रिलायबल है, तो दोनों उसका एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा, राइट। तो पहला फ्लैग सिन फ्लैग, सिन स्टैंड फॉर सिंक्रोनाइजेशन, इट इज यूज टू इनिशिएट द कनेक्शन। बाय डिफॉल्ट जो बिट होती है सिन बिट 0 होती है, जब भी एक डिवाइस को कनेक्शन बनाना होता है तो उसको 1 कर देता है और वही हेडर भेज देता है। तो सिन मैसेज का मतलब सिन बिट ऑन टीसीपी हेडर, और कुछ नहीं। दूसरा एक्नॉलेजमेंट, आपको एक्नॉलेजमेंट समझ में आ ही गया होगा कि एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, कि रिसीव डेटा की कि वो देना, एक्नॉलेजमेंट देना कि भाई मैंने आपका डेटा रिसीव कर लिया। और किस पे देगा एक्नॉलेजमेंट? एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 पे। तो एक्नॉलेजमेंट मैसेज, जैसे सेंडर मशीन ने सिन भेजा और रिसीवर मशीन उसको एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजने जा रहा है, तो एक्नॉलेजमेंट मैसेज में क्या करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट बिट को ऑन कर देगा। ये भी बाय डिफॉल्ट 0 है, इसको ऑन कर दिया, मतलब टीसीपी हेडर विथ एक्नॉलेजमेंट बिट ऑन इज कॉल्ड एक् मैसेज, इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट मैसेज। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। देन थर्ड जो फ्लैग है वो है पुश फ्लैग। अब देखो पुश फ्लैग यूज होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, अर्जेंटली डेटा को भेजने के लिए। अगर आपको किसी डेटा को इमीडिएटली भेजना है ना, तो वहां पे आप पुश बिट ऑन कर दो, तो मशीन उसको पहले क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। अब यहाँ पे राउटर ही मान लीजिए, राइट, बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन बहुत सारे डिवाइस है। कोई डिवाइस अगर डेटा रिसीव किया, राइट, और उसके बफर, पहले डिवाइस जब डेटा रिसीव करता है ना तो बफर में स्टोर करता है, बफर में बहुत सारे पैकेट्स हैं, राइट। तो किसको पहले प्रोसेस करेगा, उसमें अगर आपको किसी को इमीडिएटली भेजना है, पहले भेजना है, तो आप वहां पे पुश फ्लैग ऑन कर दो। तो ये यूज होता है डेटा को इमीडिएटली भेजने के लिए कि सेंड माय डेटा इमीडिएटली। देन अर्जेंट, अर्जेंट फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये भी ऐसा है, पुश की तरह ही अर्जेंटली डेटा को भेजने के लिए यूज होता है। देन फिन, फिन बिट यूज होता है किस लिए, फिनिश करने के लिए कनेक्शन। जब जब ये सेंडर मशीन पूरा का पूरा डेटा भेज देगा रिसीवर मशीन को, तो ये जो कनेक्शन बना है इसको टर्मिनेट भी तो करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कनेक्शन ऐसे ही बने रहे तो हो सकता है कि ये गूगल सर्वर 100 कनेक्शन एक साथ में मेंटेन कर सकता है। 100 तो नहीं करेगा, ज़्यादा होगा, बट कुछ तो लिमिट होगी, राइट। तो अगर वो लिमिट फुल हो गया तो फिर नया नया तो कनेक्शन बना नहीं सकता है। यही चीज़ होती है जब हम रिजल्ट वगैरह सब वो करते रहते हैं डाउनलोड करने टाइम में, सर्वर के ऊपर में इतनी ज़्यादा कनेक्शन बनी रहती है कि नए लोग अपना रिजल्ट देख ही नहीं पाता है। इसी को हम डॉस अटैक भी बोलते हैं, कि अटैकर क्या करते हैं, फेक कनेक्शन इतने बना देते हैं सर्वर के साथ में कि सर्वर के पास कोई अवेलेबल पोर्ट होता ही नहीं है जिससे जेन्यून यूज़र कनेक्शन बना सके। समझ रहे हो? तो ये कम्युनिकेशन स्टॉप करने के लिए डॉस अटैक होता है, इसी को हम बोलते हैं डॉस अटैक, डॉस अटैक, राइट। कि अगर आपके सर्वर को 100 कनेक्शन बनाने की कैपेबिलिटी है, ये इसकी कैपेसिटी ही इतनी है कि एक साथ में ये 100 कनेक्शन मेंटेन कर सकता है। अब मान लीजिए कि फेक डेटा भेज के 100 कनेक्शन बना दिया है अटैकर, और उसके बाद जब ये अपना सिन मैसेज भेजेगा तो भाई सर्वर तो उसको क्या करेगा,
कनेक्शन उसके साथ सर्वर बना ही नहीं सकता है क्योंकि फ्री पोर्ट ही नहीं है, फिर उस टाइम में वो रीसेट मैसेज भेजेगा, राइट। या फिर कभी भी अगर रिसीवर मशीन, सर्वर, कोई भी डिवाइस सिन मैसेज रिसीव करता है, राइट, डेस्टिनेशन पोर्ट चेक करेगा, और अगर वो डेस्टिनेशन पोर्ट ओपन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, कोई एरर है, तो भी वो वहाँ पे कौन सा मैसेज भेजेगा? रीसेट मैसेज। रीसेट मैसेज मीन्स कि भाई ये पोर्ट अवेलेबल नहीं है, कोई एरर है, राइट। तो अगर सेंडर मशीन ने सिन भेजा, रिसीवर मशीन ने एक्नॉलेजमेंट भेजा, दैट मीन्स एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, हम लोग कनेक्शन बनाएंगे। जब कम्युनिकेशन पूरी की पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिन मैसेज भेजेगा, फिन बिट ऑन करके, मतलब फिनिश, सारा डेटा मैं भेज दिया हूँ, ताकि कनेक्शन टर्मिनेट हो सके। तो कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास फिन बिट है, एंड देन रीसेट बिट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन पोर्ट क्या 80, बट 80 पोर्ट नंबर अवेलेबल ही नहीं है, राइट। तो इस सिनारियो में क्या होगा? ये रिसीवर मशीन एक रीसेट बिट ऑन करके टीसीपी मैसेज भेज देगा, तो बताने के लिए कि भैया ये सर्विस ओपन नहीं है। तो ये सारे फ्लैग्स है यहाँ पे। देन विंडोज साइज, व्हाट इज विंडो साइज? चलिए विंडो साइज को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सेंडर मशीन एंड रिसीवर मशीन। अब मान लीजिए कि इस रिसीवर मशीन के ऊपर में कोई फाइल है, राइट, 2 GB की फाइल है, 2 GB की फाइल, और ये डाउनलोड कर रहा है। और 2 GB की फाइल डाउनलोड करने के लिए पहले तो टीसीपी कनेक्शन बनाएगा, मान लीजिए टीसीपी कनेक्शन बन गया। देन 2 GB की फाइल डेटा डाउनलोड करने के लिए ये सेंडर मशीन मान लीजिए कि 1000 HTTP पैकेट भेजने वाला है, HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, 1000 रिक्वेस्ट मैसेज। अब अगर रिसीवर मशीन हर एक सेगमेंट की, हर एक पैकेट की एक्नॉलेजमेंट देगा, तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा स्लो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो एक हमने टेक्निक लेके आए इस एक्नॉलेजमेंट को रिड्यूस करने के लिए, राइट। एक टेक्निक लेके आए ताकि एक्नॉलेजमेंट थोड़ा सा कम किया जाए। क्यों? ताकि कम्युनिकेशन जो प्रोसेस, टीसीपी कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उसको थोड़ा फास्ट बना सकें। इसलिए हमने क्या किया, एक मैकेनिज्म, एक टेक्निक लेके आए, दैट इज कॉल्ड विंडोविंग। तो व्हाट इज विंडो? व्हाट इज विंडो और विंडोविंग? विंडो इज अ टेक्निक विच इज यूज टू रिड्यूस नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट। क्या होता है? नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट रिड्यूस करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम विंडो बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे कैसे करेंगे? तो देखिए, जब 3 वे हैंडशेक हो रहा होगा ना, तब दोनों बफर मेमोरी नेगोशिएट कर लेगा, बफर मेमोरी, राइट। अब सेंडर मशीन को पता है कि रिसीवर मशीन की बफर मेमोरी की साइज सपोज करिए कि 500 बाइट्स है। कितनी है? 500 बाइट्स इसकी बफर साइज, मतलब ये अपने बफर में 500 बाइट डेटा स्टोर कर सकता है, करेक्ट। तो ये दोनों ने क्या डिसाइड किया कि भाई तुम मुझे हमेशा हर सेगमेंट के बाद एक्नॉलेजमेंट मत मत भेजो। एक काम करो, पहले जो तुम्हारा बफर मेमोरी 500 है, उसमें पूरा का पूरा डेटा फुल कर लो, राइट। जब वो पूरी रिसीव हो जाती है तुमको, तब मुझे एक्नॉलेजमेंट दो, फिर मैं तुमको आगे का भेजूंगा, फिर इसको तुम प्रोसेस कर लेना, फिर तुम्हारा बफर खाली हो जाएगा, फिर मैं तुमको 500 बाइट भेजूंगा, फिर तुम मुझे एक्नॉलेजमेंट देना, फिर इसको प्रोसेस करना, फिर मैं तुमको 500 बाइट का इन्फॉर्मेशन भेजूंगा, फिर एक्नॉलेजमेंट देना, राइट। तो जो बफर साइज होगी ना, मिनिमम बफर साइज बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जो भी बफर साइज डिसाइड करेंगे ये दोनों मशीन मिलके, वो क्या होगा? वो हो जाएगा इसका विंडो साइज। और या तो बफर साइज के अकॉर्डिंग एक विंडो साइज दोनों नेगोशिएट करेंगे, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे कि हम एप्लीकेशन को किस तरीके से डिजाइन किए हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, हमारा विंडोज साइज क्या डिसाइड हो गया? हमारा विंडोज साइज डिसाइड हो गया 500 बाइट्स, 500 बाइट्स, करेक्ट। अब MTU के हिसाब से जो है सो MSS कितना है? MSS मान लीजिए 100 बाइट्स, कि एक सेगमेंट की साइज कितनी होगी? 100 बाइट्स। अब मान लीजिए कि एप्लीकेशन लेयर से ये 1000 बाइट्स का डेटा रिसीव किया, कौन? टीसीपी प्रोटोकॉल। तो टीसीपी प्रोटोकॉल सबसे पहले तो इसको डिवाइड करेगा, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट एंड सो ऑन, लाइक जितने भी पार्ट हो, मीटर
करता है किस पे, MSS पे और साइज ऑफ डेटा पे। अब मान लीजिए इसकी साइज कितनी हो गई 100, इसकी साइज 100, पहली सेगमेंट की साइज 100, मतलब 100 मतलब सारे हेडर प्लस डेटा दोनों मिला के मैं बोल रहा हूँ 100 एंड 100, राइट, इसकी भी 100, करेक्ट। अब जब ये पहला सेगमेंट भेजेगा ना सर्वर को, तो सर्वर इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा, क्योंकि कितना बाइट का डेटा रिसीव किया है ये 100, राइट। और यहाँ पे सीक्वेंस नंबर में भी 0 होगी ऐसे, समझ रहे हो। फिर जो अगला पैकेट भेजेगा उसकी सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगी 100 प्लस 100, मतलब दूसरा पैकेट अब भेजा ये ऐसे ऐसे ये वाला, राइट। तो सीक्वेंस नंबर में साइज ऑफ डेटा ऐड कर देगा कि भैया पहले भेजा था मैंने तुमको सीक्वेंस नंबर 0 से डेटा, अब भेजा हूँ 100 से, मतलब टोटल कितना भेजा मैंने 100 का 2 तुमको पैकेट भेज चुका हूँ, 2 पैकेट तुमको भेज चुका हूँ। और ये सर्वर क्या कर रहा है, इसको बफर मेमोरी में स्टोर कर रहा है। जब ये 5 सेगमेंट रिसीव कर लेगा तो मतलब कितना डेटा रिसीव कर लिया 500 बाइट, 500 बाइट क्या है MTU। अब ये जो सेंडर मशीन है ये रुक जाएगा, अब ये डेटा नहीं भेजेगा, अब ये पहले एक्सपेक्ट करेगा कि एक्नॉलेजमेंट, भैया जितने भी हमारी विंडो साइज थी उसके इक्विवेलेंट डेटा मैंने तुमको ऑलरेडी भेज दिया, अब मैं पहले एक्नॉलेजमेंट लूंगा, चेक करूंगा कि तुम्हारे पास सारा पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसके बाद मैं तुमको अगला डेटा भेजूंगा। ओके, तो अगर ये सर्वर पूरी की पूरी 500 बाइट्स ऑफ डेटा रिसीव कर लिया, तब ये एक्नॉलेजमेंट किस पे भेजेगा 501 पे, राइट। मतलब कि भाई अगला वाला डेटा मुझे भेजो, मैं तुम्हारा 500 बाइट का डेटा रिसीव कर लिया हूं, प्लस 1 मीन्स नेक्स्ट नेक्स्ट पैकेट, नेक्स्ट डेटा, राइट। तो इस तरीके से विंडो काम करता है। तो विंडो से हम नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एक विंडो साइज डिसाइड कर लिए और मतलब ये बोल दिए कि भाई इतने डेटा रिसीव करने के बाद मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजना, समझ रहे हो, इस तरीके से काम करता है। ओके, आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप बता सकते हैं मुझे, राइट। तो ये था आपका TCP हेडर। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोटोकॉल कौन सा है TCP, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड होगी एक्चुअल डेटा के साथ। और अगर UDP है तो अगर UDP है तो बहुत ही कम डेटा ऐड होगी यार, दिखा देता हूँ मैं आपको फिर क्या ऐड होगी। और यहाँ पे कोई फील्ड है, यस, एक दो और फील्ड है, चेकसम। चेकसम किस लिए यूज होता है, चेकसम यूज होता है एरर फाइंड करने के लिए, कि अगर कोई एरर है तो फिर डिवाइस उसको डिस्कार्ड कर देगा, इसलिए हम चेकसम का यूज करते हैं। हर लेयर पे आपको चेकसम दिखेगा, अभी बताता हूँ चेकसम क्या होता है। देन एक है अर्जेंट पॉइंट। सो जब भी हम ये फ्लैग यूज करेंगे ना, अर्जेंट फ्लैग, तो उस टाइम में ये फील्ड भी यूज होगी, ये बताने के लिए कि भाई ये वाला लास्ट अर्जेंट पैकेट है, ये लास्ट अर्जेंट पैकेट है, ये बताने के लिए ये फील्ड भी यूज होती है। अब चेकसम को थोड़ा सा समझते हैं कि चेकसम क्या होती है। देखो, अब ये एक सेंडर डिवाइस है, एक ये रिसीवर डिवाइस है, इसके पास कोई डेटा है, डेटा है, डेटा मान लो हेलो हेलो। तो ये क्या करेगा सेंडर मशीन ना, इस डेटा को एक एल्गोरिथम में डाल देगा चेकसम फाइंड करने के लिए, राइट। अब एल्गोरिथम सिमिलर लाइक योर जूसर, जूसर के अंदर में आप एप्पल देते हो तो एप्पल का जूस मिलता है, उसी तरीके से एल्गोरिथम होती है। बहुत सारे हमारे पास एल्गोरिथम है हैश वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसे आपका MD5 हैश एल्गोरिथम, गूगल पे जाके आप कैलकुलेट सर्च करना, MD5 कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस एल्गोरिथम में ये डेटा क्या कर देगा, डाल देगा। अब इसको मिल गया कोई हैच वैल्यू, यहाँ से मान लीजिए हैच वैल्यू है A@हैच, राइट। अब ये सेंडर मशीन क्या करेगा, इस डेटा के साथ में जो TCP हेडर है, उस TCP हेडर में चेकसम फील्ड भी है, उस चेकसम फील्ड में ये वैल्यू डाल देगा A@हैच, और उसके बाद ये इसको भेजेगा रिसीवर मशीन को। जब ये रिसीवर मशीन रिसीव करेगा तो सबसे पहले रिसीवर मशीन क्या करेगा, डेटा को सेम एल्गोरिथम, रिसीवर मशीन को ऑलरेडी पता है कौन सा एल्गोरिथम यूज किया है सेंडर, वो भी क्या करेगा, पहले डेटा को इस एल्गोरिथम में डाल देगा। डेटा क्या था, हेलो, करेक्ट, डेटा क्या था, हेलो। अब इसको भी एक हैश वैल्यू मिल गई A@हैच। अब ये चेक करेगा क्या दोनों हैश वैल्यू मैच हो रहा है।
अगर दोनों हैश वैल्यू मैच हो रहा है मतलब डेटा कोई मॉडिफाई नहीं किया है। अब देखो, अगर नेटवर्क के ऊपर में हेलो की जगह पे कोई इसको चेंज करके हाई कर दिया इन्फॉर्मेशन, या आप 100 रुपये भेज रहे हो अपने फ्रेंड को, किसी ने नेटवर्क के ऊपर मुझको 1000 कर दिया, तो जब आपका रिसीवर मशीन रिसीव करेगा तो एक्चुअल डेटा लेगा, ये जो अमाउंट है उसके एल्गोरिथम में डालेगा, उसकी हैश वैल्यू आएगी अलग, वो समझ जाएगा कि भाई डेटा तो ये मॉडिफाई है, राइट। तो इसी तरीके से चेकसम काम करती है। आप अभी आगे आने वाले टाइम में चेकसम और बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे कि कैसे क्या काम होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखिए टीसीपी एंड यूडीपी हेडर। और अब अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए इसके बारे में कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई डाउट है वो ही बताइए कमेंट सेक्शन में। अगले वीडियो में हम लोग नेटवर्क लेयर को डिटेल में समझते हैं, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, और उसके बाद एक ओवरऑल पैकेट फ्लो देखते हैं, एंड देन फिर हम सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, टीचर का काम सिलेबस कवर करना नहीं होता है, बल्कि कनेक्ट होना पड़ता है मुझे स्टूडेंट के साथ, राइट। मेरा काम सिलेबस कवर करके पढ़ाना नहीं है और मैं कभी पढ़ा भी नहीं सकता हूँ। मेरे लिए हर एक स्टूडेंट नया सब्जेक्ट है, किसी की कोई अलग समस्या है, किसी की कोई अलग समस्या है, तो मैं सिलेबस नहीं देखता हूँ पढ़ाने के टाइम में। जब मैं पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूँ उसके बाद आप सिलेबस के साथ कंपेयर कर लेना, आपको कोई एक ऐसी टॉपिक नहीं मिलेगी जो हम यहाँ पे इस कोर्स में डिस्कस ना किए रहेंगे। ओके, तो सब कुछ जितने भी CCNA 200301 में है, सारा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, ऑटोमेशन, वर्चुअलाइजेशन, जो भी हो XYZ, राइट। तो बी पेशेंस एंड रेगुलरली वीडियो को देखिए एंड अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। अगर आप फीडबैक जो शेयर नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो मोटिवेशन नहीं आएगा मे बी कि मैं कोर्स कंप्लीट ना कर पाऊँ। ओके, तो अगर आप देखते हैं वीडियो अच्छा लगता है सो कीप सपोर्टिंग द चैनल। चैनल अभी नया है, जस्ट बना है, राइट, तो आपकी सपोर्ट की जरूरत भी है चैनल को। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hit the like button and subscribe the channel and put your feedback in the comment section.